नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है किस्सों की किताब में। शो के नाम से जाहिर है यहाँ हम बात करते हैं किस्सों की और किताबों की। पर कभी कभी हम इस रूटीन से थोड़ा सा एक डिटूर लेते हैं और ऐसा अमूमन तब होता है जब हमारे स्टूडियो में कोई एक ऐसा गेस्ट आता है, कोई ऐसा ऑथर आता है जिसकी किताबों ने पाठकों पे कोई छाप छोड़ी हो। और हमारे आज के गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं। आप एक सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं जिन्हें श्रेय प्राप्त है देश के सबसे बड़े स्कैम को अनकवर करने का। साथ ही साथ आप बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। आपकी पहली किताब तेलगी, एक रिपोर्टर की डायरी, हैज ऑलरेडी बीन अडेप्टेड इनटू एन ओटीटी वेब सीरीज स्कैम 2003। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट का। शो पे बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। थैंक यू। तो सर, आप स्टूडियो में आए और तेलगी पे बात ना हो वो संभव नहीं है सर, तो वहीं से शुरू करते हैं। सर, जब आप संजय जी तेलगी का इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तेलगी को, उस समय इंटरनेट वॉज नॉट रेडिली एक्सेसिबल। स्टैम्प पेपर का क्या प्रोसेस होता है अमूमन जनता नहीं जानती थी। तो ऐसे में हाउ डिड दिस स्टोरी हैपन, हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस इरेगुलरिटी? देखिए, बात 2003 की है। तब मैं एनडीटीवी में काम किया करता था और कोई एक बड़ी खबर के लिए कवर करने गया था तो मुझे एक सोर्स का फ़ोन आया था और उसने मुझे कहा कि मिलने आओ। और चूँकि मेरे पास ऑलरेडी एक बड़ी खबर थी तो मुझे जाने का मूड नहीं था, बट उसने बहुत इंसिस्ट किया तो मैं गया और उसने मुझे एक डिटेल रिपोर्ट दी जो महाराष्ट्र एसआईटी के हेड सुबोध जायसवाल ने बनाई थी, जो डीआईजी थे तब। ये वही सुबोध जायसवाल है जो आगे जाकर सीबीआई के चीफ भी बने थे। अच्छा। तो मुझे वो रिपोर्ट मिली और वो रिपोर्ट उसके बाद अगले 13-14 दिन तक मेरे बैग में पड़ी रही, क्योंकि मेरे पास उस वक्त एक उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं करूँगा लेकिन ज़्यादा स्पाइसी खबर थी। और वो ये थी कि अभिनेता संजय दत्त और उसके 2-3 साथियों ने नासिक के एक होटल से बैठकर बात की थी छोटा शकील अंडरवर्ल्ड डॉन जो फरार है उससे। अच्छा। और चूंकि उससे बात की थी तो उसके ऑडियो टेप मुझे किसी सोर्स के थ्रू हाथों लग गए थे। 35-36 ऑडियो टेप थे। मैं वो सुन के उससे ट्रांसक्राइब करने में लगा था, जो मेरे लिए ज़्यादा स्पाइसी थी। चूँकि वो दूसरी खबर के चक्कर में मैंने 16-17 दिन के आसपास वो किताब जो थे अपना रिपोर्ट थी तेलगी से जुड़ी, वो मेरे बैग में पड़ी रही और मैंने देखा नहीं। तो एक दिन जा रहा था तो एक पुलिस वाला दोस्त था, उसने एक्चुअली मेरे बैग के अंदर झाँका ताका झाँकी करने की आदत थी पूरा। तो मित्र था, उसने एक्चुअली देखा तो उसने बताया, अरे बाप रे, इतने विस्फोटक रिपोर्ट है, तूने पढ़ा क्यों नहीं? फिर मुझे लगा तो जाकर मैंने रात भर में पढ़ा उसको। कई सारी चीज़ें समझ में आई, कई सारी चीज़ें समझ में नहीं भी आई। और वो दौर था कि चूंकि इंटरनेट वगैरह का था नहीं, कि गूगल भी नहीं था, तो ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ सर्च करके आसानी से पता चल जाए। सबसे पहले ये पता करना था कि स्टैम्प पेपर भी क्या होता है। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ से मुंबई में मैंने कई लोग से मिला, जानकारी हासिल की। फिर मैं वहाँ से नासिक नाम की जगह है मुंबई से तकरीबन 175 किलोमीटर दूर, वहाँ गया जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था, जहाँ स्टैम्प पेपर छपते थे। फिर वहाँ से मैं पुणे गया था, पुणे में जहाँ पे तेलगी का एक बड़ा मामला था। फिर उसके बाद कर्नाटक गया, तेलगी का गांव जहाँ पर था, वहाँ से फिर वापस मुंबई आया। तो ऐसे कई दिन रिसर्च करने के बाद पता चला और मुझे लगा कि तेलगी के जो मामले थे वो छोटे छोटे मामले पूरे देश भर में फैले हुए थे। हमें ये लगता था कि भाई, और तमाम लोग को लगने का कि एक का दुक्का मामला है। सारे सब कंपाइल किया तो पता चला इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है, तकरीबन 40,000 करोड़ का तब था मामला। मैं बात कर रहा हूँ साल 2003 की। अगर आज की तारीख में आप 2024 के रेट ऑफ इन्फ्लेशन से कैलकुलेट करेंगे तो कम से कम 1 लाख करोड़ का वो मामला बनता था। फिर आकर उसके बाद जो रिपोर्ट थी वो मैंने फाइल की और उसके तो तब ये मामला एक्सपोज हुआ। फिर एक के पीछे एक खबर मैंने तकरीबन साल भर में 100 के आसपास रिपोर्ट फाइल की थी और मेरे रिपोर्ट के आधार पे पूरा चीज़ें एक्सपोज हुई थी। और तकरीबन मुंबई के 12 बड़े पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, 2 एमएलए थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। एक महाराष्ट्र के, एक आंध्रा के, तब का आंध्र प्रदेश। और साथ ही महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को अपने कुर्सी से रिज़ाइन भी, पद से रिज़ाइन देना पड़ा था। इस तरह का जो मामला था ये पूरा एक्सपोज हुआ था। और तब मुझे लगा कि अब एक चीज़ है, इसको कहीं से तो डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अब मैं वो दौर की बात कर रहा हूँ जब जीमेल नहीं है, गूगल नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, ना यूट्यूब है, तमाम चीज़ें। तो मुझे लगा कि इसके किताब के तौर पे इसे आना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन है वो इसको पढ़ सके या समझ सके। तो मैं एकदम काफ़ी मॉडरेट बैकग्राउंड से आता हूँ। तो एक छोटा सा 2 कमरों का घर था, तकरीबन 200 स्क्वायर फीट का इलाका, जिसमें 4 लोग रहते थे, जिसमें टॉयलेट वगैरह बाहर होता है, वैसे में थे। तो हमारे पास ना लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप नहीं था, सुविधाएं वैसी नहीं थी। लेकिन उस दौर के अंदर एक साइबर कैफ़े नाम की चीज़ बहुत पॉपुलर थी। तो रोज़ाना जाके मैं 2 घंटे साइबर कैफ़े में जाकर लिखा करता था। 1 घंटे के 30 या 35 रुपये वो लोग लेते थे। वो जाकर मैं किताब लिखता था। ऐसे लिखती किताब जो थी
वो पूरी हुई, किताब लिखी गई, किताब का लॉन्च वगैरह भी हुआ, थोड़ी चर्चा वगैरह हुई, परिचितों ने खरीदी, लेकिन कोई जरिया नहीं था उस वक्त किताब को प्रमोशन के लिए। जैसे मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया वगैरह तब था नहीं, तो किताब फिर 16-17 साल डब्बे में पड़ी रही जी। लोगों को पता नहीं थी। फिर उसके बाद जब वेब सीरीज आई तो उसके बाद कहानी बदली और फिर वापस से वो आई और आगे जाके बेस्ट सेलर बनी। तो सर ये 2003 के दौर की आप बात बता रहे हैं संजय जी। उस दौरान जैसा कि आपने बताया इंटरनेट नहीं होता था उस दौरान, मेरे ख्याल उस समय इंडिया में इंटरनेट था लेकिन उसकी हाँ जी। वो 2G के लेवल पे था, तो वो स्पीड वगैरह नहीं थी, नॉट दैट रेडिली एक्सेसिबल, स्मार्टफोन भी नहीं होता था। और मेरे ख्याल सर आरटीआई भी नहीं आया था उस समय। नहीं, तो आरटीआई 2005 में आया, तो आरटीआई भी नहीं था। हाँ जी, तो इन्फॉर्मेशन निकालना खास तौर पे मुश्किल रहा होगा, पहली चीज सर। और दूसरी, जिस तरह के लोग आप बता रहे हैं इम्प्लिकेट हुए इसमें, तो उतना ही मुश्किल हुआ होगा उसके आफ्टर मैच झेलना। तो वो कैसा रहा सर दौर? वो नहीं, experience बहुत कैसा रहा। लाइक आप समझिए कि इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जी, लोग जब जेल में जा रहे थे, ये तमाम लोग पावरफुल लोग थे। इनको सबको मालूम था क्राइम कैसे करना और बचना भी इनको पता था। ये तमाम लोग फाइनेंशियली पावरफुल भी थे। मतलब यहाँ तक हुआ कि एक इंसिडेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर छगन भुजबल ने मुझे कहा था कि तो अगर ऐसे सवाल मुझसे पूछोगे तो चप्पल उतार के मारूंगा। और ये चीज़ें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई, मुझे डेट भी याद है, 28 फरवरी 2004 के दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। जब स्टेट का सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी आपको खुले तौर पे कैमरे के सामने धमकी देता है तो चीज़ें होती। तो वो प्रेशर था, पुलिस वालों का अलग से प्रेशर था, अंडरवर्ल्ड से धमकी आई थी जिसके बारे में मैंने तब पुलिस में कंप्लेंट भी लॉन्च की थी। साम दाम दंड भेद, पैसे के भी ऑफर वगैरह दिए वगैरह गए थे। तो बहुत अलग अलग तरह का प्रेशर था और मैं जानता हूँ बड़ी मुश्किल से वो दिन कटे थे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ आप जब खड़े होते हैं तो ये बहुत ही तकलीफदायक चीज़ होती है। तो सर कभी मन में आया नहीं कि यार ले लेते हैं ऑफर, पैसा तो अच्छा मिल रहा है? नहीं। आप देखिए, आप अभी हम 2024 में बात कर रहे हैं। आप 2024 के चश्मे से 2003 की पत्रकारिता को मत देखिए। 2003 में पत्रकारिता होती थी। 2024 में मैं आज जब देखूंगा तो ज्यादातर देखूं मेन स्ट्रीम के चैनल देखूं या बाकी मीडिया को देखूं, तो जब आप खोलते हैं आपको पता चल जाता है कि पत्रकारिता हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो 2003 का दौर वो था, पत्रकारिता चीजें होती थी और किसी भी पत्रकार के लाइफ में इस तरह का जो बड़ा स्कैम अनर्थ करना है वो शायद एक ही स्टोरी आती है। भारत में जब भी स्कैम्स का इतिहास लिखा जाएगा तो टॉप 5 स्कैम जब भी आप लिखेंगे उसके इतिहास में, तो उसमें तेलगी स्कैम का जिक्र आएगा भी। और ये पैसा किन लोगों का जा रहा था? 40,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती थी 2003 में, आज भी बड़ी होती है। तो पैसा किन लोगों का कहाँ जा रहा, पैसा कहाँ खर्च होता था बताओ? तेलगी कहाँ खर्च कर रहा था पैसे कमा कमा कर सब स्कैम के? 1990 के दौरान के आसपास में तेलगी ने एक मुंबई के डांस बार में एक बार डांसर पे एक रात में 84 लाख रुपए उड़ाए थे। ये वो दौर है जब 500 के नोट भी नहीं होते थे, उसने उड़ाए थे। और ये 84 लाख मतलब उस वक्त अगर मैं बात करूं कि भारत का जो सबसे महंगा इलाका है जिसको हम साउथ मुंबई कहते हैं, वहाँ पे उतने पैसे में एक 2 BHK का फ्लैट आया करता था। या आप ऐसा सोचिए कि 84 लाख रुपए में 1990 में लखनऊ में कितना बड़ा जमीन का प्लॉट हम खरीद सकते थे या क्या हो सकता था। एक रात में उसने उड़ा दिया। तो एक स्टैम्प पेपर वॉज लाइक डी फैक्टो ये पैसे की तरह ही था। मतलब तो ये जो चीजें हो रही थी उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी को सामने लाना था। तो ये ख्याल आया नहीं था कभी भी। और जिस हम जर्नलिज्म में, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से हम लोग आते हैं, उसमें जर्नलिज्म की वैल्यू थी और वो वैल्यू को कायम रखना बहुत जरूरी था। सर आपके लिखने के एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। ऑब्वियसली यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ जो सब्जेक्ट मटेरियल आपने एक्सटेंसिवली रिसर्च किया तेलगी को, बट एज एन ऑथर कितना मुश्किल या कितना फ़र्क था एक रिपोर्ट लिखना एज अ जर्नलिस्ट एंड किताब लिखना एज एन ऑथर? माने ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल या कितना फ़र्क था? देखिए, चूँकि वो मेरी पहली किताब थी तो दिक्कत सी हुई, और चूँकि वो डायरी फॉर्मेट में लिखी गई थी तो मुझे थोड़ा सा, मैं सौभाग्यशाली था कि मैं लिटरेचर के बैकग्राउंड से आता था। क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएट था, तो लेखन का और पढ़ने लिखने से संबंध हमेशा रहा था। तो लिखना मैंने शुरू किया था और डायरी फॉर्मेट में था। और एक
आप कहिए जोश उन्माद की तरह वो लिखना एक्चुअली चला गया। और जब आप बैठते हैं कंप्यूटर पर बैठते हैं तो कीबोर्ड पे सडनली आप जब शुरू करते तो आपकी उंगलियां होती है इट्स लाइक तितलियों की तरह कीबोर्ड पे मंडराने लगती है और चीजें लिख जाती है। किताब आपसे अपने आप को लिखवा लेती है, आप किताब लिख नहीं सकते। तो आपके जुनून में जो किताब लिख गई वो आपने लिख दी, और अगर नहीं लिखना किताब को आप नहीं लिखवाना होगा तो आप सालों सालों बैठिए नहीं होगी। 2004 में मैंने पहली किताब लिखी थी 3-4 में। उसके बाद में अगले 17 साल तक दूसरी किताब नहीं लिख पाया था। उसके बाद मैंने दूसरी लिखी थी। तो किताब के ऊपर होता है कि वो आपको किस तरह से लिखवा लेती है। सही बात है सर। तो संजय जी थोड़ा इस बारे में बात करते हैं, जो आपकी मुलाकात थी अब्दुल करीम तेलगी से, आप 2 बार मिले, आपका क्या व्यू है उस पर्सन का? डू यू थिंक ही वाज द मास्टरमाइंड ही इज बिलीव्ड टू बी? माने इफ वी थिंक अबाउट इट तो 84 लाख एक रात में जो आदमी स्पेंड कर दे डजंट कम अक्रॉस एज वेरी इंटेलिजेंट। तो व्हाट, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन, बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर परसेप्शन? आप सोचते हैं ही वाज द मास्टरमाइंड और ऑब्वियसली वाज ही जस्ट अ पॉन? नहीं, देखिए मास्टरमाइंड वो बिल्कुल था। लेकिन ये भी समझिए कि इतने बड़े लेवल का व्यापक तौर का स्कैम जो भारत के कई सारे राज्यों के अंदर फैला हुआ है, और वो कभी भी पुलिस, अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियन ऊपर के लेवल से लेके लोकल लेवल तक इनकी साठगांठ और इनके नेक्सस के बिना चल ही नहीं सकता है। तो डेफिनेटली वो मास्टरमाइंड था और तमाम लोग को साथ में लेके चलता था, और उसने सब जगह अपना जो एम्पायर था वो फैलाया हुआ था। आप समझिए कि उसका बहुत सिंपल था कि 2 वर्टिकल में डिवाइड किया था। एक वर्टिकल उसका जो था जिसके अंदर वो स्टैम्प पेपर कैसे छापना है, कौन होगा वगैरह, और उसने जिसको आज उसने उसको तब बोला था कि रूल बुक नाम से किताब का नाम दिया था, जिसको आजकल हम अपनी भाषा में टूल किट कहते हैं। ये कैसे ऑपरेट करेगा। दूसरा वर्टिकल था जिसमें वो लोग थे जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे, सेल्स का काम करते, जो MA, MCOM, BCOM पढ़े हुए लोग थे, और उन लोगों को पता भी नहीं था कि वो जाकर तेलगी का जो फर्जी स्टैंप है वो जाकर आगे जाकर लोगों को बेच रहे हैं, जिसमें का खरीदने वाले बैंक वाले होते थे, लीगल फॉर्म से तमाम लोग को बेचते थे। तो इसके लिए डेफिनेटली एक आदमी के पास एक दिमाग चाहिए जो इस तरह के जो स्कैम है उसको कर सके, और तमाम पॉलिटिशियन, अंडरवर्ल्ड और तमाम लोगों को मिला जुला के इतनी देर तक चलना चाहिए। उसकी जो गलती होती है वो ये है कि वो जब एक रात में 84 लाख रुपए उड़ाता है तो लोगों को लगता है अरे बाप रे, इतना बड़ा मोटा मुर्गा फंस गया है बड़ा है। तो उसके बाद एक हफ्ते में मुंबई के 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मामले खुलते हैं। फिर पुलिस उसका दोहन जो करना शुरू करती है, और वहां से मामला और एक्चुअली में एक्सपोज होते होते चलता है। मेरी उससे 2 बार मुलाकात हुई थी। दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि मैं 2 अलग अलग लोगों से मिला। पहली बार मिला तो एकदम चतुर, चालाक, कनिंग और ऐसा सैडिस्ट टाइप का था, जो उसके आसपास जो चीज़ें हो रही थी उसके अटेंशन को एंजॉय कर रहा था कि उसके वजह से पुलिस वाले पकड़े जा रहे हैं, नेता पकड़े जा रहे हैं, तमाम वो अल्लाह है, और उसको एंजॉय करता हुआ था। दूसरी जो मुलाकात हुई उस कुछ महीनों के बाद में, तो ऐसा लगा कि कम्प्लीटली डिफरेंट आदमी से मैं मिला, जो थका था, हरका हारा था। उसने सरेंडर कर दिया था, सोचा था कि लाइफ के अंदर अब आगे कुछ नहीं करना, यहीं जेल में रहना है, यहीं मरना है। तो मुझे ऐसा लगा 2 विपरीत उसका था। काफ़ी शार्प माइंड का बंदा था, चेहरे पढ़ लेता था, और डील करना बहुत मुश्किल था। मतलब बातों में स्वीट टॉकर था, 6 से 7 भाषाएं बोलता था वो, आप फ्लुएंटली बोलता। तो लोगों को अपनी भाषा में समझाना और लोगों की कमजोर कड़ी और जो लालच वाली कड़ी थी वो आसानी से पकड़ लेता था। तो इतने बड़े, मतलब अगर उसने अपना दिमाग कोई ढंग के काम के लिए इस्तेमाल किया होता तो शायद वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता, जो सही काम या लीगल काम में किया होता। पर उसने अपने दिमाग का काम एक स्कैम के लिए किया। CIU के बारे में बात करते हैं संजय जी, क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। कुछ हमारे दर्शकों के लिए बताइए, व्हाट इज दिस बुक अबाउट? देखिए, किताब का कथानक है जो वो ये है, प्लॉट ये है कि देश के सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर एक विस्फोटकों से भरी गाड़ी है वो मिलती है। और विस्फोटक से भरी जो गाड़ी जब मिलती है उसके बाद उसकी जांच दी जाती है एक व्यक्ति के पास, जो CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट मुंबई पुलिस की, उसका हेड है, उसके पास दी जाती है। फिर धीरे धीरे घटनाक्रम ऐसे खुलता है तो पता चलता है कि ये पुलिस ही थी, और वही व्यक्ति था जिसने प्लांट किया था एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी सबसे अमीर आदमी के घर के बाहर। और उसके बाद में उसी को जांच मिली, और धीरे धीरे उसकी परतें खुलती जाती है, और एक से एक सनसनीखेज जो जानकारियां हैं वो सामने आती हैं। और सिर्फ वो इन्वॉल्व नहीं था, उसके ऊपर दूसरे पुलिस वाले, उनके ऊपर और पुलिस वाले कैसे इन्वॉल्व थे। तो उसके लिए उसका नाम रखा गया था क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म। और एक के जैसे आप
प्याज की परतें खोलते हैं। मतलब कहानी में एक के पीछे एक लीनियर कहानी उभरती जाती है और सबके परतें परत दर परत खुलती जाती है। जो क्राइम करने वाले लोग थे, इनका अगर कंबाइंड अनुभव भी दिया देखा जाए क्राइम करने का मतलब टैकल करने का 100-200 साल का था। कम से कम 100-150 क्रिमिनल्स को ये लोग एनकाउंटर में मार चुके थे, ये लोगों ने किया था। तो एक परफेक्ट क्राइम का उन्होंने प्लान किया था जो फुल प्रूफ था। लेकिन उसके बाद भी जैसे त्रिकोण के चौथे कोण की तरह कुछ ऐसा होता है कि सारी चीज़ें एक के पीछे खुलती जाती है और पूरा उनका जो प्लान है वो किस तरह से फेल होता है। ये उसका प्लॉट है जो हमने प्लॉट का रखा है 2021 के उसमें रखा हुआ है कि प्लॉट किस तरह से खुलता है। सर बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ इससे याद आई मुझे, आपकी बुक के साथ एक बुकमार्क है एंड उसमें बाकायदा आपने लिखा हुआ है कि ये फला कैरेक्टर मेरी बुक का ये नहीं है, इन पे आधारित नहीं है। हाँ। तो वॉज दिस अ डेलिबरेट स्ट्रैटेजी कि इक्विवेलेंट ड्रॉ करना था, एक थोड़ा रीडर का माइंड खींचना था उस तरफ की? हाँ, ये स्टोरी देखिए, बुकमार्क हमने इसलिए डाला था कि रीडर को ये पता चले कि डिस्क्लेमर की तरह था, क्योंकि उससे मिलती जुलती आमतौर पे डिस्क्लेमर एक फॉर्मेलिटी भी बन गया है। आप कोई भी वेब सीरीज भी देखी है किताबों में, तो हमने लिख के बुकमार्क डाला था कि ये पूरी कहानी है जिसमें यतीन साठे नाम का जो बंदा है वो असल में जो इंस्पेक्टर सचिन वजह था वो नहीं है। दिलीप वर्मा करके जो पुलिस अधिकारी है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो रियल लाइफ का प्रदीप शर्मा नहीं है। महावीर नाम का जो पुलिस कमिश्नर है किताब में, वो असली लाइफ में जो पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह था वो नहीं था। ऐसे हमने लोगों की लिस्ट दी थी कि लोगों के बीच में जो मतलब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे समझने में। तो ये एक तौर पे था कि इतना क्लैरिटी, इंटेलिजेंट मार्केटिंग देखने को ऊपर आप कैसे देखते हैं, तो हमने सच कहा था, मतलब जो था उससे था। ऐसे किताब लिखने के दौरान बहुत सारे अलग अलग टाइप के वाकये भी बहुत इंटरेस्टिंग से हुए थे। आपको बताऊं, ये CIO वाली किताब जो आज बेस्ट सेलर है, ये मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर मैं आने वाला था उस पे। हाँ, तो मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पे लिखी गई थी 80% की किताब। कांदिवली रेलवे स्टेशन है और ये दौर था कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी 2021 में। तो सारे ऑफिसेज बंद थे, स्टारबक्स और बाकी कैफेज वगैरह सारे बंद थे, तो बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो मैं और मेरे को ऑथर थे, हम लोग जमा होते थे कांदिवली रेलवे स्टेशन पर, मिलते थे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। ट्रेनें बहुत कम चलती थी, गर्मी का महीना था, अप्रैल और मई का। 4 थर्मस लाते थे, एक में काढ़ा होता था, वो काढ़ा का दौर था, एक में काढ़ा होता था, एक में लेमन टी, एक में कॉफ़ी, एक में गर्म पानी, और वहीं पे 8-8, 10-10 घंटा बैठ के लिखते थे। तो ये 80% किताब हमने लैपटॉप पर वहाँ पर लिखी थी। और उसके बाद इंटरेस्टिंग था कि हम शिफ्ट हुए, बारिश चालू हो गई जून में, मुंबई में बारिश जल्दी शुरू होती, जून फर्स्ट वीक में बारिश हुई, तो अब वो प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़ा। तो अब क्या किया जाए, तो तब तक थोड़ा शहर खुलने लगा था। तो एक पास में एक होटल था, मुंबई में कुछ होटल होते हैं जिसको हम स्लैंग में चद्दर बदलू होटल कहते हैं, जापान में जिसको लव होटल कहते हैं। इस बेसिकली आवरली होटल्स जिसमें कपल्स जाते हैं 2 घंटे 4 घंटे के लिए, बताने के लिए, इंटीमेट होने के लिए। तो वहीं पे पास में था। तो हम लोग बोला बारिश आ रहा है, करे क्या? तो मैं मेरे को ऑथर थे, हम लोग बोला खुला हुआ वहाँ जाते हैं। तो हम लोग गए, तो आगे 2-3 कपल खड़े थे और रजिस्टर में नाम लिख रहे थे। अब वहाँ पे जितने लोग हैं, वहाँ का जो वेटर है, जो मैनेजर है, सब है वो परेशान है कि जहाँ पे सिर्फ कपल जाते हैं वहाँ पे पहली बार 2 पुरुष आए हुए हैं। स्कैंडलाइज कर दिया होगा। और पुरुष आ रहे हैं और वैसे सामने देख के पूछ रहा है, तो उसको यकीन नहीं हो रहा है कि 2 पुरुष क्यों आए हुए हैं। तो पूछता है क्यों आया? तो मैं बोला कमरा देना 3 घंटे के लिए। तो मुंबई की भाषा में ऐसी बात करते, क्या करना है? बोला लिखने का है। अच्छा, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि लिखने के लिए आएगा, कि लिखने के लिए कोई आएगा, तो कम तो देना। तो क्या लिखेगा? तो मैंने उसको बोला तेरे को क्या करने का, तो कमरा दे और आगे का बात करते हैं। वो यकीन नहीं आ रहा था, मतलब हमें दिख रहा था कि उसको यहाँ पे वो अंदर दिमाग में क्या चल रहा था, तो उसके चेहरे से पता चल रहा था। फिर हमने वहाँ पे बाकी 20% वहाँ पे रखी और उसको खाली कह दिया था कि भाई मतलब टेबल और कुर्सी होनी चाहिए कमरे में, बेड हो ना हो। और उसके बाद में थे, उसको बोला था कि काम किया कर, हर 1 घंटे में एक बियर भेज दिया कर अंदर। बाद में होटल वाले समझ गए, बिकॉज कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था जब भी कोई आता था जाता था। तो बाकी 20% हमने वो आवरली होटल जिसको कहते हैं, लव होटल है, उसमें लिखी थी। और इंटरेस्टिंग था कि ऐसे लिखी गई कहानी और आगे जाके मतलब वो भी एक बेस्ट सेलर के उसमें आ गई और उसके ऊपर भी फिलहाल एक वेब सीरीज बन रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो संजय जी, अभी हाल फिलहाल में आपकी किताब एक थी शीना बोरा, दिल्ली बुक फेयर में लॉन्च हुई। अब आई अंडरस्टैंड द मैटर इज स्टिल सब जस्टिस, बट डिस्पाइट दैट देयर इज दिस
कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है टू स्टे ट्रू टू योर रिसर्च एंड बी ऑनेस्ट टू जो आपकी रिसर्च आपको बता रही है उसी को कागज़ पे उतारना कितना मुश्किल या आसान रहता है? अब देखिए, शीना बोरा जो केस था वो मैंने खुद कवर भी किया था। मैं आमतौर पे ज़्यादा तो उस पर ही लिखता हूँ हमेशा जिसको मेरा फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में वो कवर करने वाले, तो मैंने वो कवर किया था शीना बोरा मर्डर केस को, तो मुझे बहुत सारी इंटरनल चीज़ें पता थी। उसके अलावा मैं एक न्यूज़ एक्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ साल पहले काम कर चुका था, जहाँ पर पीटर और इंद्राणी मुखर्जी जो शीना बोरा के मदर फादर थे, सौतेले बाप और माँ थे, वो वहाँ पर थे। तो वो मुझे काफ़ी जानकारियाँ मुझे थी और चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स थी, बिकॉज शुरुआत में आप देखेंगे तो पता नहीं चल रहा था कौन किसका भाई है, कौन किसका बाप है, कौन किसके नंबर का पति है, किस नंबर के पति से कौन सी वाली औलाद पैदा हुई है। ये सब इतना गड़बड़ झाला था। गूगल करने पे आपको सर्च से मिलता था, लेकिन एक मुकम्मल तस्वीर नहीं पता चलती थी कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो मुझे लगा कि इसको एक सिंप्लीफाई करके किताब लिखने की ज़रूरत है। तो उस हिसाब से मैंने किताब लिखी और मैटर सब जुडिस है, बात बराबर है, लेकिन इसीलिए हमने बहुत रिसर्च की। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैंने 350 पेज की किताब को लिखने के लिए तकरीबन 16,000 पेजेस के लीगल डॉक्यूमेंट पढ़े, जिसमें विटनेस के स्टेटमेंट्स थे, अक्यूज के स्टेटमेंट्स हैं, पुलिस की चार्जशीट है, रिमांड एप्लीकेशन थी, फोरेंसिक एविडेंस थी, मीडिया रिपोर्ट्स थी और तमाम जगह की इस तरह की थी। तकरीबन किताब के एंड में बिब्लियोग्राफी में 221 रेफरेंस पॉइंट दिए, जिससे हमने वो चीज़ों को उठाकर वो किताब बनाई है कि एक लीनियर तौर पे पता चले कि कहानी क्या थी, कैसे हुआ और पूरा पिक्चर सामने आए। तो इस वजह से वो किताब थी, लिखी गई थी। किताब लिखने में हमने कहीं भी किसी भी फैक्ट के साथ छेड़खानी नहीं की है, कहीं वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं ली है कि ताकि उसका मामले पे किसी भी तरह से नेगेटिव असर है वो उस तरह का कोई नहीं है। कोर्ट से रेफरेंसेस में भी, कोर्ट के ऑर्डर्स का भी उसके अंदर पूरा जिक्र है। तो हर चीज़ जिसके ऊपर सवाल उठेगा उसके लिए उसमें जवाब भी मौजूद है। तो ये इन बातों का ख्याल रखा गया था। चौहान लिखना बहुत ही चैलेंजिंग था इस तरह का लिखना, क्योंकि उस तरह का मैंने लिखा नहीं था कि सब जुडिस मैटर के मामले में। लेकिन ओवरऑल जब लिखी गई तो किताब इस हिसाब से ही बनी है कि आपको एक पूरा असली तस्वीर है वो पता चल जाएगी कि क्या हुआ था इस मामले में। सर आई बिलीव इसका भी दिस बुक आल्सो इज गेटिंग अ स्क्रीन अडैप्टेशन। हाँ बिल्कुल, ये किताब है, इस पर भी एक वेब सीरीज़ बन रही है जो प्रॉबेबली अगले साल के आसपास बनकर तैयार हो जाएगी। और चूँकि लोग जानते हैं, सुना है लोगों ने रिसेंट टाइम में, बट ओरिजिनल और असली कहानी क्या है वो एक्चुअली में लोगों को पता चलेगी। क्योंकि एक और जैसे चीज़ काफ़ी मुश्किल और इसके अलग कथनक में ये है, बहुत आसान होता है माँ के बारे में लिखना, माँ अच्छी है, हम बचपन से पढ़ते हैं, आप हो मैं हूँ, सबसे माँ अच्छी है, माँ का ईश्वर के ऊपर दर्जा होता है। माँ के बारे में आप खराब लिखने से माँ के बारे में अच्छा लिखते, तो मैंने जब लिखा था कल्पना करना बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए भी कि माँ का ये रूप भी हो सकता है कि अपने बच्चे को मारे, वो भी पैसों के लिए। माँ का ये रूप भी हो सकता है कि बच्चे को जिस दिन अपने औलाद को मारना उसके 3 घंटा पहले जाके, मैंने किताब में लिखा है कि वो जाके पार्लर में जाके अपना मेकअप वगैरह करा रही है किलर, और बाद में अगले दिन जब उसकी लाश को डिस्पोज करने जा रही है तो वहाँ पर बैठी जो शीना बोरा की लाश है उसका मेकअप कर रही है उसकी माँ। मतलब शैतान भी शायद एक करने के पहले इस तरह का सोचेगा। तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि माँ के बारे में इतना नेगेटिव या इस रूप में लिखना। इस माँ की तारीफ के लिखने में हमारे पास हमारे ग्रंथ, संस्कार सभी बहुत सारे भरे पड़े। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, और जब भी इस पर चीज़ बनेगी, किताब आप पढ़ेंगे या वेब सीरीज़ बनेगी, तो जब वो स्वरूप सामने आएगा ना तो लोगों को हिला कर रख देगा। संजय जी, क्योंकि आपकी अमूमन सारी ही किताबें स्क्रीन एडाप्टेशंस की ओर रुख कर रही हैं, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, जो मैं बड़े दिनों से पूछना चाह रहा हूँ, जिसका जवाब मैं बड़े दिनों से चाह रहा हूँ। आप एज एन ऑथर एक किताब लिखते हैं एंड देन इट इज़ अडेप्टेड इनटू स्क्रीन प्ले, और वो स्क्रीन पे आती है एज अ मूवी और अ वेब सीरीज़, तो किताब में और उसके स्क्रीन अडेप्टेशन में कितना फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, काफ़ी फ़र्क उसमें हो जाता है, बिकॉज आप समझिए किताब एक टेक्स्ट है, किताब इज़ लिटरेचर। लिटरेचर टेक्स्ट जो होता है इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर। जब वेब सीरीज़ आती है तो एक ऑडियो विजुअल मीडियम होता है, उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है। और जब आप ऑडियो विजुअल मीडियम में आते हैं तो आपको बहुत सारी क्रिएटिव लिबर्टीज़ लेनी पड़ती हैं, तो वो क्रिएटिव लिबर्टी वेब सीरीज़ में ली जाती है। किताब जो होती है वो आपको एक्चुअल ऑथेंटिक नॉलेज देती है, और
एक्चुअल फैक्चुअल चीज़ देती है। वेब सीरीज उसके अंदर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस हिसाब से कर देती है कि कॉमन से कॉमन आदमी को पता चल जाए। जैसे तेलगी स्कैम पे जो हमने स्कैम 2003 वेब सीरीज आई थी, वेब सीरीज जिस किताब पे अडॉप्ट हुई है वो, उसमें आप जब पढ़ेंगे तो दोनों की अपनी वैल्यू है, वेब सीरीज की अपनी वैल्यू है, किताब की अपनी वैल्यू। किताब थी वो थी जर्नी ऑफ अ जर्नलिस्ट थ्रू एंटायर स्कैम। वेब सीरीज जो थी इट वाज अ लाइफ ऑफ अ स्कैमस्टर। ये वो किताब वो उस तरीके था जिसके अंदर हम जो तेलगी था या उसका जो ह्यूमनाइजेशन जो कहते हैं सब्जेक्ट आजकल बहुत पॉपुलर टर्म है, वो किया गया था उसके अंदर। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मेरे को एक ये लगता है कि बहुत ही अच्छा और एक गोल्डन पीरियड वाले हम दौर में हैं, खासकर राइटर्स के लिए। राइटर्स के लिए क्योंकि बॉलीवुड में काफ़ी डिमांड है इस कहानियों की, स्टोरीज़ की, अच्छा कथानक हो, थोड़ा अलग हो, और वो लोग ढूंढ रहे हैं। शायद ये जो चीज़ थी आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले ये था नहीं कि आपने किताब लिख ली। तो कुछ बुनियादी फ़र्क में ये भी है कि किताब आपको क्या देती है? किताब आपको रिस्पेक्ट देती है और पैसा देती है, कम देती है। वेब सीरीज आपको पैसे ज़्यादा देती है। तो एक जगह से आप रिस्पेक्ट कमाइए, एक जगह से आप पैसे कमाइए, और बहुत अच्छी डिमांड है कि अलग टाइप की जो स्टोरीज वगैरह हैं उसकी अच्छी खासी डिमांड है। मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल तक ये रहेगा। उसके बाद जैसे हर चीज़ में एक सैचुरेशन पीरियड आता है, वो शायद इसमें भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगले 2 से 3 साल लेखकों के लिए बहुत अच्छे हैं कि अगर उन्होंने मूल चीज़ें लिखी हैं तो किताब के अलावा वेब सीरीज के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। संजय जी, जैसा कि आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले हमें बताया था कि आप साहित्य पढ़ा है आपने, पर आपका अभी तक जो बॉडी ऑफ वर्क है इट्स मोस्टली बीन क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो संजय सिंह द ऑथर कभी कुछ और भी लिखेंगे? फॉर एग्जांपल कभी क्या रोमांस लिखेंगे? इसकी संभावना है आगे? मजाक में मैं कहूँगा कि यार रोमांस लिखूंगा तो उसमें भी 2-4 खून तो मैं करवा ही दूंगा। हो सकता है कि प्रेमी से प्रेमिका का और प्रेमिका के द्वारा प्रेमिका खून करवा दूं और उस पर लिख दूं। बट ये कि जो देखिए मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना उसमें इस मोर लेस ऑफ अ फिक्शन और क्रिएटिव के जाए मोर ऑफ अ जो मैंने रियल लाइफ में चीज़ें देखी है पत्रकारिता के दौरान, और रियलिटी इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। बहुत बार रियलिटी में ऐसी चीज़ें होती है जो आप शायद सोच नहीं सकते हो कि फिक्शन में सोच नहीं सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो दिमाग में है, तो उसके आधार के ऊपर ही लिखते हैं। जैसे मेरी एक और किताब है जो लिखी थी मैंने, बट वो लिखने के पहले ही वो सोल आउट हो चुकी है, रंगा बिल्ला पर, और प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि इसको तब तक मत छापिए जब तक हम वेब सीरीज लाते हैं। अच्छा। तो मैंने जो लगभग जो काम किया है तो उससे लिखने में आ जाते हैं, तो मेरे सपनों में या मेरे शब्दों के अंदर वही लाश, खून, स्कैम, पुलिस, नेता, यही सब आते हैं। लेकिन एज अ राइटर के तौर पे मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाई करना, थोड़ा वेरिएशन में जाना जरूरी है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं। एक मैं लिख रहा हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन की बायोग्राफी है जी, काफ़ी पुराना, मतलब 19th सेंचुरी का एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसकी एक बायोग्राफी लिख रहा हूँ फिलहाल। और दूसरी एक किताब लिखी है वो म्यूज़िक और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कि एक डाइवर्सिफाई करके देखता हूँ, और उसके बाद तमाम होगी पाठक का रिस्पॉन्स किस तरह से आता है और वो इसे किस तरीके से लेता है। इस बात से मुझे याद आया, आप संजय जी आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, डॉक्टर संजय सिंह, पर अब एक्चुअली अपने नाम में लगाते नहीं हैं, इसका कोई खास कारण है? देखिए मैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद मैंने जर्नलिज्म में पीएचडी भी की है, तो मैं पीएचडी वाला डॉक्टर भी हूँ। मैं इसके अलावा लॉ भी कर चुका हूँ, तो मैं एडवोकेट भी हूँ, बार काउंसिल का भी एग्ज़ाम मैं क्लियर कर चुका हूँ, तो मैं लॉयर भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। लेकिन डॉक्टर के बारे में सवाल पूछा, तो जब मैं क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव की किताब लिख रहा हूँ और उसके नीचे जब डॉक्टर संजय सिंह आता है, तो जो डॉक्टर शब्द जब लगता है तो उसको डाइल्यूट करता है। जैसे कोई डॉक्टर नाम आने से किसी के आगे सबसे पहला लोगों के दिमाग पे इंप्रेशन जाता है कि मेडिकल का डॉक्टर होगा। सेकेंड इंप्रेशन अगर मेडिकल का नहीं है तो पीएचडी का होगा, एक एकदम एकेडमिक के तौर पे किताब लिखी गई होगी। अब मेरी किताब उस एकेडमिक लेवल पे लिखी नहीं जाती है, तो पाठक कहीं भ्रमित न हो, और जो क्राइम रिपोर्टर का जो नाम है उसके आगे डॉक्टर लगने से डाइल्यूट ना हो डॉक्टर लगने से। तो मैं इस वजह से मेरी किताबें हैं जो भी छपती हैं उसमें कहीं भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता हूँ। हाँ, जो एकेडमिक सेशंस होते हैं, सेमिनार्स वगैरह है, वहाँ पे लोगों को आदत होती है तो डॉक्टर बोलते हैं, बट मैं पर्पजली अवॉइड करता हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए बहुत ललायत रहते हैं कि भाई नाम के आगे डॉक्टर लगे, और उसको बहुत प्राउड से कहते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन सिर्फ कि क्राइम और राइटिंग इस तरीके से कि आप डॉक्टर लगा देंगे तो आप अपना जो
वैल्यू है राइटर का वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। तो यही वजह है कि मैं अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाता। अंडरस्टैंडेबल। तो ये थी हमारी छोटी सी मुलाकात डॉक्टर संजय सिंह से। किस्सों और किताबों पर बातचीत का सिलसिला आगे आने वाले एपिसोडों में भी जारी रहेगा और आपको इसकी जानकारी मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। दिस इज चैन कोचर साइनिंग ऑफ।